हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सैंधो सभ्यता। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैंने हड़प्पा सभ्यता का बेसिक चीज़ें बताई थी, मतलब उसके नामकरण के बारे में बताया था, उसके खोज किस किस ने की थी बताया, उसके बाद उसके उद्भव और उसके विस्तार क्षेत्र में मैंने बताया था कि वो पूर्व की ओर कितने कहाँ तक विस्तार है उसका, पश्चिम की ओर और उत्तर और दक्षिण की ओर उसका विस्तार कहाँ पे है। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे सैंधो सभ्यता विस्तार स्थल मतलब कि वो कितने राज्यों में उसका विस्तार है और क्या मतलब किस किस जगह पे कौन कौन से पूरा स्थल हमें मिले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पूरा स्थल के बारे में जानेंगे कि वो किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि हमारे स्टेट पीसीएस, नीट, जेआरएफ और एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पूरा स्थलों की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि सैंधो सभ्यता। कल मैंने आपको इसकी बेसिक बातें बताई थी, उद्भव और नामकरण वगैरह के बारे में। और आज देखिए हम देखते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता या सैंधो सभ्यता को 3 काल में विभाजित किया गया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा का इतिहास हम लोग पुरातात्विक स्रोतों से ही जान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो अनुमान पे आधारित होते हैं। ठीक है, जहाँ खासकर वहाँ पे मतलब पुरातात्विक स्रोत अनुमान पे आधारित इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो हड़प्पा काल में लिखित सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। लिखित सामग्री प्राप्त हुई तो है बट उसकी जो लिपि है ना वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हमें उसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमने नहीं पढ़ पाया है, इसलिए हमें उससे लिखित साक्ष्य से कुछ भी इसके इतिहास के बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इससे क्या पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जानते हैं हम लोग। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, तो देखिए मैंने जैसे बताया था कि ये उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। और ये हमारा हो गया पूर्व में, ये यूपी में है। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में सुत कांगेडोर दाश्क नदी के किनारे, और ये हमारा है बलूचिस्तान में। ठीक है, देखिए ये मैंने जो नदी बताया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए पीसीएस में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सैंधो सभ्यता से कि ये जो मतलब जैसे कि मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे कि मांडा जो है वो किस नदी के किनारे, मांडा पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चिनाब नदी। ठीक है, इसी तरीके से आलमगीरपुर का तो 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। या तो ये ऐसे पूछा जाता है या तो ये मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, आपको एक साइड नदी का नाम दिया रहता है और एक साइड ये हमारे पूरा स्थल के नाम दिए रहते हैं और उसको मिलान करना होता है। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, ये सारे में ये सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन नदी के और उसके पूरा स्थल किस पे वो स्थित है ये जरूर पूछता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने बताया कि पुरातात्विक स्रोतों से ही इसकी इतिहास जानी जाती है, तो उसके आधार पे जो इतिहासविद है जो उन्होंने हड़प्पा को 3 काल में बताया है। प्राक हड़प्पा का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक हड़प्पा, यानी कि जब हड़प्पा के
परिपक्वता यानी कि पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, उसके मिलने से पहले, उस सभ्यता को विकसित होने से पहले प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा प्रारंभिक सभ्यता का क्या मतलब है? नवपाषाण और सिंधु सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है इसको। देखिए ये प्राक हड़प्पा जो है, इसका जो पुरातात्विक स्थल है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उस क्षेत्र से प्राप्त होता है। और प्राक हड़प्पा नवपाषाण और सिंधु सभ्यता का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। क्या मतलब है कि देखिए नवपाषाण काल में हमें कृषि, पशुपालन, लोगों का सामाजिक होना, हर तरीके के प्रमाण मिलने लग गए थे। यानी कि वहाँ से मैंने बताया था ना, देखिए जैसे कि जब हम पूरा पाषाण काल देखते हैं, देखिए जब हम पूरा पाषाण काल देखते हैं तो पूरा पाषाण काल से शुरू होता है जो हमारा मानव का विकास शुरू होता है, तो वो क्या होता है, फिर उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या है, मानव पशुओं का पालन करना सीख गया था। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि करना सीख गया था। तो देखिए कोई भी सभ्यता अचानक नहीं आती है, ठीक है, कोई भी सभ्यता ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में कोई सभ्यता आ जाती है। किसी भी सभ्यता को विकसित होने में, वो भी हड़प्पा सभ्यता जो कि पूर्ण विकसित सभ्यता थी, ठीक है, इसका मतलब नगर नियोजन, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, सामाजिक स्थिति अच्छी थी, व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, यानी कि ये पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। तो ये एक दिन में तो हुई नहीं होगी, इसके लिए क्या है कि ये धीरे धीरे विकसित हुई होगी। देखिए सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती है, अचानक तो होती नहीं है। तो उसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी अच्छी अवस्था में ये सभ्यता थी, तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे, यानी कि ये नवपाषाण काल से ही शुरू हो गया था। पशुपालन, कृषि, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने लग गई थी। और इसीलिए प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा को नवपाषाण और सिंधु सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। और देखिए परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व मतलब क्या होता है, विकसित, ठीक है, विकसित होना, परिपक्व हो जाना। तो इसका मतलब है हड़प्पा काल जो है, जो अब हम पढ़ेंगे वो हम परिपक्व हड़प्पा काल पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रारंभिक समझा दिया, प्रारंभिक समझ में आ गया। देखिए प्राक मतलब प्रारंभिक होता है। और प्रारंभिक हड़प्पा में मैंने जैसे बताया कि सभ्यता कोई भी एक दिन में सभ्यता नहीं बनती है, सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे विकसित होती है, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता जो पूर्ण विकसित सभ्यता थी, तो वो अचानक नहीं आई होगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्राक हड़प्पा का प्रमाण मिला है, जैसे नवपाषाण और सिंधु सभ्यता का चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो इसका जो पुरातात्विक स्थल मिला है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों से ही इसके प्राक हड़प्पा के क्षेत्र मिले हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्थल मिले हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा काल पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने जो मैप बनाई है हड़प्पा काल का पढ़ेंगे कि इसका विकास क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। अब देखिए विस्तार क्षेत्र, सॉरी, ठीक है, इसकी मतलब विस्तार कहाँ कहाँ तक हुई थी। और ये है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा, उत्तर मतलब बाद में, ठीक है, उस परिपक्व हड़प्पा के बाद आता है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा क्या होता है कि देखिए सभ्यता जैसे कोई जब ये बनी थी, तो जब ये अंत जब इसका हो रहा था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे जब खत्म हो रही थी, तो वो कहाँ कहाँ पे इसका साक्ष्य पाया गया है, ठीक है, ये उत्तर हड़प्पा में आता है कि इसका अंत किस तरीके से हुआ, ठीक है, अंत पतन किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ पे उसके साक्ष्य मिले हैं, वो उत्तर हड़प्पा काल में आता है, ठीक है। तो आपने ये देखा प्राक हड़प्पा क्या होता है, परिपक्व हड़प्पा क्या होता है और उत्तर हड़प्पा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां मानी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो राजधानियां इसलिए कही गई हैं। देखिए राजधानी क्या होता है, जो विकसित होता है,
ठीक है, जो विकसित अवस्था में होता है, जो जहाँ पे हर जैसे नगर नियोजन या आर्थिक स्थिति या हर चीज़ जहाँ पे अच्छी होती है, जहाँ वो उसको राजधानी बोला जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में भी राजधानी की यही स्थिति है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है, जैसे किसी देश की राजधानी होती है, किसी राज्य की राजधानी होती है, उसी तरीके से ये क्या था, हड़प्पा का 2 राजधानी हमें मिलता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और देखिए ये क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में और बिहार पीसीएस में दोनों ही पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा की राजधानियां कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैंने इसको जैसे बताया आपको कि ये नदी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दैमावत प्रवरा नदी और सुत कांगेडोर दाश्क नदी। ठीक है, ये इसका विस्तार क्षेत्र है कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की साइड में ये इतने तक फैला हुआ है। अब देखिए, ये जो मैंने मैप बनाया है, इसके थ्रू हम लोग इसके विस्तार के बारे में देखेंगे कि ये किस किस राज्य में फैला हुआ है और किस राज्य में कौन से पुरा स्थल हमें मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें उसमें क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में 500 के लगभग पुरा स्थल मिले हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान में 2। ठीक है, और उसके बाद भारत में हमें लगभग 800, ठीक है, 800, लगभग 800 से 900 बोल सकते हैं आप, पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1516 वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का हमारे पास लगभग 1500 पुरा स्थल है। ठीक है, पूरे विश्व में मिलाकर। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इतने सारे ना ये पेपर में सारे पुरा स्थल के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग देखेंगे मुख्य पुरा स्थल के बारे में, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रमुख पुरा स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगी कि कौन कौन से पुरा स्थल कहाँ कहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के बारे में मैंने बताया क्या होता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां हैं, फिर ये उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कहाँ कहाँ तक फैला है और इसकी कितनी राजधानियां हैं, और वर्तमान में हमारे पास लगभग 1500 पुरा स्थल है। ठीक है, लगभग 1500 पुरा स्थल है वर्तमान समय में हमारे पास। और ये देखिए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, हमें 3 देशों से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में कि ये इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में और इसके पुरा स्थल के बारे में। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको इसको बताती हूँ विस्तार क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का विस्तार क्षेत्र बता दिया। अब हम लोग देखते हैं इसके मैप के सहारे मैं आपको पूरे इसके राज्य के विस्तार क्षेत्र बताऊंगी और राज्य के जो पूरा स्थल है उसको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैंने बताया अफगानिस्तान। ठीक है, ये 3 जगह से मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, मैं लिख देती हूँ पहले लिखते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से मिलता है। ठीक है, 2 मिलते हैं, और पाकिस्तान से लगभग 500 पुरा स्थल मिलते हैं, और भारत से लगभग 800 से 900 पुरा स्थल मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान देखते हैं। देखिए,
अफगानिस्तान कहाँ, यहाँ पे अफगानिस्तान होगा। देखिए ये शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है स्टेट का, ठीक है, बस मैंने आपको बताने के लिए ये दिखाया है कि इस तरीके से आप मैप के सहारे इसको देखेंगे तो ये इजी रहेगा, ठीक है। अफगानिस्तान मतलब इसके स्टेट जो है शायद राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सारे स्टेट में ये इसके विस्तार क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान देखते हैं। अफगानिस्तान से मैंने बताया कि 2 मिलता है, तो देखिए ये 2 पुरा स्थल है, सोरतुघई और मुंडिगाग, ठीक है। ये दोनों पुरा स्थल अफगानिस्तान से मिलते हैं। और देखिए ये एग्जाम में देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग जो पूरा स्थल है और ये कहाँ पे पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, और अगर आपको भारत के बारे में पूछेगा तो किस राज्य में पाया जाता है ये भी पूछेगा, ठीक है। कभी कभी पाकिस्तान के जो पूरा स्थल है उसके भी प्रांत के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। अब जैसे देखिए अफगानिस्तान से सिर्फ 2 हमें पूरा स्थल प्राप्त होते हैं, सोरतुघई और मुंडिगाग, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वो 3 प्रांतों से मिलते हैं, हमें 3 प्रांत में उसको डिवाइड किया गया है। पाकिस्तान के जो पूरा स्थल है वो 3 प्रांतों में विभाजित किया गया है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ठीक है। देखिए तो बलूचिस्तान से हमें पाकिस्तान के दक्षिण में बलूचिस्तान है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सुत कांगेडोर, सुत काकोट, डाबरकोट और बालाकोट, ठीक है। ये देखिए सुत कांगेडोर है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सुत कांगेडोर, ठीक है। अब देखिए जैसे नीट जेआरएफ में, नीट जेआरएफ के लिए तो ये आपको मैंने जितने साइट बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए की मैं बात बता रही हूँ, सुत कांगेडोर सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीट जेआरएफ के पर्पज से ये सारे जितने भी आपके ये पूरा स्थल है वो सारे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सुत कांगेडोर, और इसको मैंने बताया ही था आपको कि ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका नदी भी याद रखना जरूरी है, दाश्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर स्थित है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सुत काकोट, डाबरकोट और बालाकोट, ठीक है। ये बलूचिस्तान में है। अब देखिए सिंध में, सिंध प्रांत में क्या है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद। देखिए मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद, ये मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी ये तो 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि नीट जेआरएफ के पर्पज से ये सारे ही पूरा स्थल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में इन पूरा स्थलों की विशेषताएं बताऊंगी, ठीक है, कि इनकी क्या विशेषताएं हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, सुत कांगेडोर, इन सबसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा सिंध प्रांत में कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी और अलीमुराद। अब देखिए पंजाब, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आज़ादी के ये जब विभाजित हुआ था पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो जो वो पंजाब था, इसका मतलब कि मैं ये पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजाब का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से पाकिस्तान वाले पंजाब के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हड़प्पा। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे
पाकिस्तान का क्या, ये पूरे हड़प्पा का ही मतलब सभ्यता का ही सबसे बड़ा साइट है। लेकिन देखिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइट है हड़प्पा। इसकी विशेषताएं मैं बाद में बताऊंगी अगले वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ साइट का विस्तार क्षेत्र देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए हड़प्पा, और फिर डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, गुमला और जलीलपुर, ठीक है। ये सारे ही पंजाब के, पाकिस्तान वाले पंजाब से हमें ये सारे पूरा स्थल प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि ये भारत के राज्य हैं और ये इनके राज्य में पूरा स्थल मिले हुए हैं। और एक बात और कि गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा साइट के पूरा स्थल मिले हैं हमें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखिए मैप के थ्रू मैंने इसलिए बताया है ताकि देखिए अगर आपको स्टेट पता रहेगा, अगर आपको राज्य पता रहेगा तो उसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि नदी मतलब इस राज्य से कौन सी नदी जाती है, तो उसके थ्रू हम लोग अपने जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ये पूरा स्थल किस नदी के किनारे या कौन सी पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये राज्य, अगर राज्य पता रहता है तो नदी का जो ऑप्शन आता है वो हम लोग सही कर सकते हैं, या फिर वो मिलाने के लिए आता है या फिर सिंगल ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा पूरा स्थल है, मांडा, मैंने पहले भी बताया था, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पंजाब। अब ये देखिए, ये पार्टीशन के बाद जो भारत में पंजाब आया था उसकी बात हो रही है। पहले इसका नाम रोपड़ था और अब रूपनगर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पेपर में अभी तक तो मतलब ये रोपड़ ही पूछा है, ठीक है। मे भी अब चेंज कर दे, रूपनगर आ जाए। देखिए ये, लेकिन ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, रोपड़ और रूपनगर, ठीक है। संघोल और बाड़ा, देखिए नेट जेआरएफ के पर्पज से ये तीनों ही पूरा स्थल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पीसीएस के लिए ये रोपड़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट पूरा स्थल है, ठीक है। या यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, रोपड़ पूरा स्थल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये पंजाब में है, भारत के पंजाब में, ठीक है। और पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा सबसे बड़ा साइट है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए एक हमेशा ये क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन में सिंधु भी दिया रहता है और रावी भी दिया रहता है। देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे वो नहीं स्थित है। हड़प्पा जो हमें साइट मिला है, कि देखिए एक क्या होता है, हड़प्पा हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा हमें पंजाब से मिला, यानी कि पाकिस्तान से मिला है, ठीक है। और पाकिस्तान के जैसे जो सिंधु नदी है, मान लीजिए कि यहाँ से मतलब वो ऐसे ऐसे करके जैसे जाती है, वो ऐसे, तो यहाँ से जाते हुए ये पाकिस्तान में चली आती है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का जो रीजन है, तो देखिए सहायक नदियाँ भी तो होती है ना, तो रावी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो जो वो सहायक नदी है उसके किनारे वो मिला है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सॉरी, हड़प्पा की जो साइट है वो हमें रावी नदी के किनारे मिलता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हड़प्पा है जो वो रावी नदी के किनारे मिलता है, ठीक है, रावी नदी के किनारे मिलता है। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती इसलिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। हड़प्पा इधर है पाकिस्तान में, तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे मिलती है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि ऑप्शन में सिंधु और रावी दोनों ही दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग आते हैं हरियाणा, ठीक है। देखिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर देख लिया, पंजाब देख लिया, अब हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में देखिए राखीगढ़ी, शिशवल, देखिए राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट अभी तक खोजी गई है, ठीक है। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट, मतलब सबसे बड़े एरिया में खोजा गया है राखीगढ़ी। फिर है शिशवल, कुनाल, वनावली, मिताथल और बालू। देखिए ये
ये सारे साइट को याद रखना कि वो किस स्टेट में है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। राखीगढ़ी, सिसवल, कुनाल, वनावली, मिताथल और बालू, ये सारे ही हमारे हरियाणा में आते हैं, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में है कालीबंगा और बलाथल। ये नीट जेआरएफ के पर्पज से तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है कालीबंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है एग्जाम के पर्पज से। कालीबंगा से बहुत सारे क्वेश्चन और हमेशा लगभग हमेशा हर या स्टेट पीसीएस हो, नीट जेआरएफ हो, सब में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के 2 साइट हैं, बलाथल और कालीबंगा। फिर उत्तर प्रदेश आते हैं आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। वैसे जब मैं इन सब की विशेषता बताऊंगी पुरा स्थलों की, तो मैं आपको नदी भी साथ साथ में बताती चलूंगी, क्योंकि नदी के साथ जो पुरा स्थल की स्थिति पूछी जाती है वो हर एग्जाम में एसएससी हो या फिर वो रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस, नीट जेआरएफ, सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए तो उत्तर प्रदेश में मांडी, हलास और सनौली। देखिए सनौली के आगे मैंने न्यू साइट लिखा है। देखिए सनौली अभी रिसेंट में ही इसका मतलब इसको ढूंढा गया है, खोजा गया है, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मतलब शवाधान का जो परंपरा था वो यहाँ से सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग सनौली को देखते हैं, ये न्यू साइट है, ठीक है। तो ये नीट जेआरएफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे तो ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये स्टेट पीसीएस में 2018 के पेपर में ये पूछा गया है कि सनौली पुरास्थल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सनौली उत्तर प्रदेश में है। सनौली का 2018 के यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है कि सनौली कहाँ पे, क्योंकि 2018 या 2017 या 18 में ही इसकी खुदाई हुई है और वहाँ से ये साइट प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं गुजरात। देखिए गुजरात हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा अगर पुरास्थल कहीं पे मिला है तो ये है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक पुरास्थल मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से मिलते हैं। सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ से हमें मिलते हैं? गुजरात से मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं गुजरात में कौन कौन से साइट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं गुजरात के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए गुजरात में क्या है कि गुजरात को देखिए कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ठीक है। गुजरात में गुजरात का डिवीजन 2 पार्ट में है। कच्छ की खाड़ी कहलाता है एक, और एक खंबात की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। देखिए ऐसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बस मैंने एक जानकारी के लिए बताया है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ठीक है। और ये एक कुछ गुजरात के कुछ 2-3 साइड जो है वो कच्छ की खाड़ी से मिलता है और बाकी सारे साइड खंबात की खाड़ी से मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोटदा, ये जो है वो कच्छ की खाड़ी से मिलता है, लेकिन ये सारे ही ये गुजरात में है। ये याद रखना, नीट जेआरएफ के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। धौलावीरा, देशलपुर, सुरकोटदा, ठीक है। अब देखिए खंबात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंताशी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, नगवाड़ा और भोगनार, ठीक है। देखिए जब मैं इसके बारे में आपको इसकी पुरास्थलों की विशेषता बताऊंगी तो उसमें मैं इन सारी चीज़ों की, इन सारे पुरास्थलों की विशेषताएं भी बताती चलूंगी, ठीक है। आप देखिए, और महाराष्ट्र में दैमाबाद, जैसा कि मैंने बताया था कि हड़प्पा का जो दक्षिणी सीमा जहाँ तक उसका विस्तार बताता है वो दैमाबाद ही वो पूरा स्थल हमें मिला है, ठीक है। और उसके बाद देखिए
आपको पता है गुजरात में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वाधिक पुरास्थल क्यों मिले हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहले कहाँ हड़प्पा हमें मिलता, पाकिस्तान से मिलता है। और देखिए पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान के इधर से गुजरात है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे सभ्यता क्या होती है जब माइग्रेट होती है, मतलब कि जब कहीं से सभ्यता कहीं से जैसे लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब उसके बाद जब वो माइग्रेट होते हैं तो जो पास वाला जो एरिया होता है सबसे पहले लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। और सभ्यता कहाँ पनपती है? देखिए सभ्यता कहाँ, कोई भी सभ्यता कहाँ बनती है? जहाँ पे नदी हो, जहाँ कृषि करने योग्य भूमि हो, वहाँ पे कोई सभ्यता बनेगी, ठीक है। जैसे कि देखो सिंधु ये जो हमें हड़प्पा सभ्यता मिलता है, सैंधो सभ्यता, वो नदियों के, कोई भी सभ्यता वो नदियों के किनारे ही मिलेगी, ठीक है। कोई भी सभ्यता वहीं पे तो बसाया जाएगा ना जहाँ पे नदी होगी, जहाँ कृषि करने योग्य भूमि होगा, जहाँ से व्यापार किया जा सकता है। तो इस ऐसी स्थिति में किसी भी सभ्यता को ऐसी जगह पे बसाया जाता है, ठीक है। तो जब वो पाकिस्तान से यानी हड़प्पा से माइग्रेट किए होंगे लोग, तो वो गुजरात की तरफ आए होंगे। तो यहाँ पे गुजरात में सर्वाधिक पुरास्थल हमें गुजरात से मिलते हैं, यानी कि हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के बाद सबसे ज़्यादा लोग गुजरात में ही रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र देख लिया अब हमने, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए अब इसके मैं नगर नियोजन के बारे में बताऊंगी। ये तो हम लोगों ने इसका विस्तार क्षेत्र देख लिया कि भारत में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है और किस राज्य में कौन से पुरास्थल है। और ये सारे ही एग्जाम्स के लिए ये पुरास्थल, उसके राज्य बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बताती हूँ आपको नगर नियोजन के बारे में, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता मैं बता रही हूँ आपको कि काफ़ी विकसित सभ्यता थी और वो किस तरीके से इसका नगर नियोजन कितना सुंदर था, ये अब हम लोग इसमें देख। तो नगर नियोजन को देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन की वजह से ही यह सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। इसकी नगर नियोजन बहुत ही विकसित अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए नगर नियोजन के सबसे पहले दो भाग थे। दो भाग का क्या मतलब है? एक भाग देखिए पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग, पूर्वी और ऐसे हम लोग कर लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी भाग, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी भाग, ठीक है। देखिए जितने भी साइट मिले हैं, पूर्वी भाग में क्या था, निम्न लोग रहते थे, निम्न स्तर के लोग, लाइक गरीब लोग रहते थे, ठीक है, निम्न स्तर के लोग रहते थे। और पश्चिमी भाग को दुर्ग स्थल कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है, उच्च, यहाँ पे निम्न वर्ग कर लीजिए, और ये उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और ये क्या होता था, ये दुर्ग मतलब किला होता है, और ये चारों तरफ से किले नुमे घर में रहते थे। किला नुमा घर यानी कि घर होता था, और उसको बाहरी आक्रमण या जानवर से बचने के लिए वो लोग किला बना के रहते थे, ठीक है। जो कि हमें धौलावीरा में इनके बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से दुर्ग का जो चारों तरफ से दुर्ग बनाया हुआ है वो देखने को हमें मिलता है। वहीं से ये दुर्ग वाला स्थल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए दुर्ग स्थल पे पश्चिमी क्षेत्र में, और ये ऊंचाई पे रहते थे, यानी देखिए जब जैसे जहाँ पे कोई जगह हुआ वो ऊंचा जो होता था उस पे उच्च वर्ग रहते थे, और निचले स्तर पे यानी कि जो उनका जो वो निचाई पे रहते थे। जब जैसे आप जैसे कोई जगह है तो इस ऊपर वाले जो साइड में है इसको चारों तरफ से ऐसे दुर्ग से ऐसे घेर दिया जाता था ताकि कोई बाहरी आक्रमण या फिर कोई बाहरी जानवर जीव जंतु से बचने के लिए। और जो निचला क्षेत्र होता था किसी भी जगह का, जैसे किसी भी स्थान का जो निचला क्षेत्र है उसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी, और ये हो गया हमारा निम्न वर्ग वाला पूर्वी क्षेत्र। लेकिन
ये तो मैंने आपको पूर्वी और पश्चिमी जो बताया वो धौलावीरा को छोड़कर सारे जगहों मिलता है। धौलावीरा में तीन क्षेत्र मिलते हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग का भी मिलता है। ठीक है, 3 तरह का धौलावीरा से हमें देखिए, धौलावीरा से 3 तरीके का वर्ग मिलते हैं हमें, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। ठीक है, ये तीनों तरीके के जो हमें मिलते हैं वो सिर्फ धौलावीरा से मिलते हैं और बाकी सभी पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटे हुए थे। देखिए यहाँ पे भी पूर्वी और पश्चिमी में ही बांटे हुए थे, लेकिन क्या है कि जो पूर्वी भाग है उसमें 2 तरह के लोग रहते थे, निम्न और मध्यम, और जो पश्चिमी भाग है उसमें वो उच्च वर्ग के लोग रहते थे और ये किले नुमे अपने स्थान को ये दुर्गों से घेर देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते थे, इसके 2 भाग को देखा। अब देखिए, अब हम लोग ईंट को देखते हैं। ईंट देखिए, इसके जो नगर नियोजन में जो हड़प्पा सभ्यता से हमें ईंटें मिली हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से, यानी कि एक इक्वल, मतलब एक जैसे ही मिले हैं, एक जैसे मिले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताया नहीं कि नगर नियोजन, जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन है वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित है। ठीक है, ग्रिड प्रणाली पे आधारित है। और ग्रिड प्रणाली का क्या मतलब होता है? देखिए ग्रिड प्रणाली क्या होता है? ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है कि ये जैसे, ये मान लीजिए ये सड़क है, देखिए सॉरी ऐसे नहीं, देखिए ये सड़क है, ठीक है, और इस पे जब ये समानांतर काटती हैं सड़कें तो ये समानांतर सड़कें काटती हैं, ये ऐसे सड़कें हैं, ये समानांतर सड़कें करते हैं, इसी को कहा जाता है ग्रिड प्रणाली। ठीक है, ग्रिड प्रणाली। और धौलावीरा में हमें इसी तरीके के आपको सारे जो क्षेत्र हैं, घर हैं, वो देखने को मिलेंगे, जिसमें देखिए ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये 2 सड़कें इधर हो गई, ये एक सड़कें इसको काटती है समानांतर, ठीक है, इसमें ही ये इधर घर बने होते हैं, ऐसे इधर घर बने होते हैं, इसी को हम लोग ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ईंटें, और जो ईंटें हैं इसकी, देखिए ये ग्रिड प्रणाली की वजह से इसकी ईंटें जो हैं वो इक्वल मिलती हैं। जब ईंटें इक्वल होंगी तभी तो ये इस तरीके का शेप बनाएगा। तो इसके देखिए ईंटों से वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये जानने के लिए मैं बता रही हूँ कि ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 में, सारी ईंटें जो हैं हमें वो 4:2:1 में मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन है वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित है। ठीक है, वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, ईंटे का अनुपात 4:2:1 मिलता है। और सड़क को जैसे कि मैं बताया, देखिए एक होता था मेन सड़क होती थी, ठीक है, वो काफ़ी चौड़ी होती थी, एक मेन सड़क होता था वो काफ़ी चौड़ी होती थी और इसके किनारे किनारे घर बना होता था, और घरों के बीच से भी, जैसे ये घर हो गया, ये घरों के बीच से भी एक पतली पतली सड़क जाती है। ठीक है, इन घरों के बीच से भी पतली पतली सड़क जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से सड़कों का भी वहाँ पे व्यवस्था था। ठीक है, अब देखिए, अब जो देखिए अब क्या है, सड़कें मैंने बता दिया, दरवाजे। ठीक है, दरवाजा क्या होता था कि जैसे आज हम लोग क्या देखते हैं कि दरवाजा मेन रोड के सामने, दरवाजे का जो खुलने का होता है वो मेन रोड के सामने होता है, लेकिन इन लोगों का दरवाजा वो क्या होता था, जो घर के पीछे साइड से खुलता था, वो जो मेन रोड था मुख्य सड़क से ना होकर वो पीछे के साइड से खुलता था। इसका देखिए 2 कारण हो सकता है।
या तो वो बाहरी जानवरों या बरसात के पानी या किसी भी चीज़ से बचने के लिए, या फिर वो लोग धूल से, पॉल्यूशन से, धूल से बचने के लिए वो लोग इस तरीके से क्या बोलते हैं, दरवाजे को पीछे के साइड में खोलते हुए, घर के पीछे वाली सड़क के साइड में उन लोगों का दरवाजा होता था। ये धूल से या बाहरी आक्रमण या बाहरी जीव जंतु से बचने के लिए ऐसा करते थे। ठीक है, अब देखिए नालियाँ। हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से मिली हैं। ठीक है, देखिए नालियाँ में सबसे अच्छी जो नाली मिली है वो हमें धौलावीरा से मिली है। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है हमें, लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। और देखिए नाली जो बनाई जाती थी, जो उन लोगों के घर से भी नालियाँ निकलती थी, और एक हर घर से एक नाली मिलती है। ठीक है, और उन नालियों को क्या किया जाता था कि सड़क के मतलब घर के जो बाहर मिलता था वो बड़ा सा ऐसे नाली का जो पानी होता था वो बड़ा सा इस टाइप से एक मेन हॉल जिसको बोला जाता है, मतलब कि जहाँ पे सारी पानियाँ इकट्ठे होती हैं, वो यहाँ पे सारी नालियों का पानी इसमें आकर इकट्ठा हो जाता था। ये क्या था, ये घरों से यानी कि सड़क के किनारे पे इसको बनाई जाती थी। और देखिए सड़क भी इस तरीके से बनी होती थी कि सड़क पे भी जो पानी होता था वो सीधा सारा इसी में आ जाता था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नालियाँ का, और सबसे सुंदर नाली प्रणाली धौलावीरा से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे सुंदर नाली की जो प्रणाली है वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। धौलावीरा से लकड़ी की नाली मिली है, धौलावीरा से हमें लकड़ी की नाली प्राप्त होती है। अब देखिए जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में क्या होता था, ये लोग कुआं बनाते थे। ठीक है, और कुआं में जल को, और कुआं कहाँ, वनावली से हमें कुआं मिला है। ठीक है, वैसे तो देखिए मैं आपको ये पुरा स्थलों की विशेषता बताऊंगी, तो मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी कहाँ किस पुरा स्थल से क्या मिला है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुरा स्थल और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप देखते हैं हम लोग कुआं, इन लोग के जल प्रबंधन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें सबसे पहले ये लोग कुआं बनाते थे। ठीक है, कुआं बनाते थे, और कुआं का क्या, कुआं में ये लोग पानी इकट्ठा करते थे, बरसात का पानी इकट्ठा करते थे इस तरीके से कुआं। और कुआं कहाँ से मिला हमें, देखिए एक तो कुआं हमें वनावली से मिला है, और उसके बाद धौलावीरा से भी एक कुआं प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौलावीरा से भी कुआं प्राप्त हुआ है। उसके बाद इन लोग का जो जल प्रबंधन था वो सबसे व्यवस्थित और सबसे सुंदर जल प्रबंधन, देखिए सबसे व्यवस्थित और बड़ा कहने का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा जल को इकट्ठा करने का जो प्रबंधन था वो धौलावीरा से मिला है। ठीक है, धौलावीरा से मिला है। देखिए क्यों मिला है, देखिए हर बात का एक रीज़न होता है ना, क्यों मिला है, क्योंकि देखिए धौलावीरा कहाँ है, कच्छ वाले रीजन में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है, और कच्छ की खाड़ी में जो बरसात होता है, देखिए क्योंकि इन लोग प्रॉपर या तो नदियों के पानी पे या फिर बरसात के पानी पे डिपेंड रहे होंगे। ठीक है, तो जो कच्छ की खाड़ी में ये धौलावीरा मिला है, तो वहाँ पे क्या था, बरसात कम होती होगी। ठीक है, पानी को मतलब वो लोग बारिश के पानी पे तो निर्भर रह नहीं सकते हैं, तो इस वजह से बोल सकते हैं कि जो धौलावीरा है वहाँ पे सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़ा जल प्रणाली इसी वजह से मिला है, जल प्रबंधन, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम था और ये लोग अपने जीने के लिए इसको इतने व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे हर घर में एक नालियाँ मिली है, नालियों के आगे बड़े बड़े पानी को इकट्ठा के, ताकि नाली का पानी जो है घर से जो जाता है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो घर के बाहर बड़े बड़े मटके टाइप के मिले हैं जिसमें कि वो पानी इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर रोड को भी इस तरीके से बनाए जाते थे कि यहाँ पे एक मेन पानी का जैसे बनाया रहता था रोड के साइड में, मतलब घर के साइड में, वहाँ से ये सारे चले जाते थे
इसी में इकट्ठा हो जाता था, ठीक है। फिर कुआं मिला है, फिर और कुआं मिला है, और आपको पता है ना, जैसे कि जो भी नालियां भी मिली हैं तो नालियों का सफाई करने का एक मतलब वहाँ पे व्यवस्था मिला है कि आप जैसे कि नाली एक यहाँ पे बड़ा सा होल मिलता है, जैसे ये मान लीजिए नाली है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये जैसे देखिए ये नाली है, ठीक है, ये नाली जा रहा है कोई घर से ये नाली निकल रही है, तो और बहुत सारी नालियाँ, जैसे इस यहाँ पे जैसे मान लीजिए घर है तो इस घर से भी एक नालियाँ जा रही है, तो ये जो सारी नालियों को सफाई करने के लिए एक बड़ा सा यहाँ पे होल बना रहता था और कोई अंदर जाता था और इन पूरी नालियों को जैसे ईंट पत्थर कंकड़ जो भी होते थे उस पानी में सबको वो साफ कर देते थे ताकि साफ पानी मिले। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि धौलावीरा में काफ़ी ही अच्छी और व्यवस्थित और बड़े तरीके से हमें जल प्रबंधन देखने को मिलता है। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। अब देखिए सामूहिक भवन, देखिए सामूहिक भवन का जैसे मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, देखिए मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है, ठीक है, विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो इसमें ये क्या होता था, स्नानागार में ऐसे करके सीढ़ियाँ बनी होती थी, ठीक है, सीढ़ियाँ बनी होती थी, तो जिससे कि क्या पता चलता है और बहुत बड़ा सा था और ये स्नानागार के बाहर छोटे छोटे कमरे बने होते थे, ठीक है, स्नानागार के बाहर छोटे छोटे कमरे बने होते थे। तो ये सामूहिक इसलिए कहा गया कि ये तो एक तो ये बहुत विशाल है, ठीक है, तो ये किसी एक दो लोग के लिए तो हो नहीं सकता है, ये विशाल था इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे किसी विशेष अवसर पे, ठीक है, किसी विशेष प्रयोजन पे लोग आते होंगे इसमें नहाने के लिए, और नहाने के बाद जो ये छोटे छोटे कमरे मिले हैं विशाल स्नानागार के बगल में, वहाँ लोग जाकर अपना मतलब स्नान करने के बाद, या तो देखिए ये जो घर मिले हैं छोटे छोटे, अभी ये अपवाद में है कि यहाँ लोग या तो कपड़े बदलने जाते होंगे या फिर यहाँ ये पूजा गृह रहा होगा, ठीक है, पूजा करते होंगे लोग। तो ये घर जो है वो अपवाद में है, लेकिन ये मैं सामूहिक भवन के बारे में बता रही हूँ। और देखिए सामूहिक भवन के बाद शौचालय पे आते हैं, और शौचालय भी इसमें क्या है कि इस हड़प्पा सभ्यता में शौचालयों की भी बहुत ही उत्तम व्यवस्था था, ठीक है, जैसे हमें देखिए स्नानागार देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से और धौलावीरा से भी बहुत अच्छे स्नानागार की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए आज का हम लोग यही टॉपिक पढ़े कि नगर नियोजन और इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने देखा, और कल के वीडियो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके पूरा स्थल और उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। नगर नियोजन में देखिए इसका नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, 2 भाग में बटा, ईंट है, सड़कें, दरवाजे, नालियाँ, जल प्रबंधन, सामूहिक भवन, ठीक है। जैसे कि देखा कि दरवाजे इसके घर के अंदर के साइड से खुलती हैं, नालियाँ हैं, जल प्रबंधन का उत्तम व्यवस्था है, ठीक है, शौचालयों की भी उत्तम व्यवस्था है। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके पूरा स्थल और उसकी विशेषताओं के बारे में जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके पूरा स्थल और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि जैसे कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, नालियों की उत्तम व्यवस्था कहाँ से है, तो इस तरीके से लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये धौलावीरा से जिस तरीके से। फिर पूछा जाता है कि जैसे घोड़े का साक्ष्य कहाँ, घोड़े की अस्थियाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला, जो कि सूरकोटदा से मिला है। तो इस तरीके से हम पूरा स्थल और उसकी विशेषताओं के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं कि इसके नगर नियोजन और विस्तार क्षेत्र के बारे में देखा। अब देखिए
कल मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सैंधव सभ्यता वो आद ऐतिहासिक इतिहास का पार्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, वो मेरा पाषाण काल का वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोगों ने देखा है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता था। लेकिन कल जो मैंने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, इसके क्या बोलते हैं उसको, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, लेकिन वो पाषाण काल नहीं होता है, वो इतिहास होता है, ठीक है। तो ये मैंने कल गलत बताया था, थोड़ा सा इतिहास की जगह पाषाण काल बोल दिया था। तो देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक, ठीक है, आद्यैतिहासिक देखिए ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है। और ये तीनों की विशेषता यह है कि इसमें कोई ये इसको पाषाण काल बोला जाता है। देखिए इसको पाषाण काल बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। इसका प्रागैतिहासिक काल की विशेषता ये है कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब कि इस समय के लोग जो थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। फिर है आद्यैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला तो है, देखिए इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, बस इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता पूरा ही पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधारित है, ठीक है। अब ये ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में है कि इसमें देखिए ये वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती से ऐतिहासिक काल माना जाता है। और देखिए ऐतिहासिक काल में क्या है तो होता है कि इसमें यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। लिखित साक्ष्य मिल गए हैं और इन्हें पढ़ा जा सका है, इसी कारण इसे साहित्य, ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के, मुहरे, इन सारी चीज़ों से ही हम ऐतिहासिक काल के इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो कल के वीडियो में मैंने इतिहास की जगह पाषाण बोल दिया था, तो वो गलत था, ये इतिहास होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने आज का ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अब इसका तीसरा पार्ट में सिंधु सभ्यता का 3rd पार्ट लाऊंगी, जिसमें पूरा स्थल और उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।